नमस्कार दर्शक मित्रों। इन्वेस्टमेंट मंत्रा के आपके इस यूट्यूब चैनल में मैं केवल जेठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट की बात के आज के हमारे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पोर्टफोलियो में कितने शेयर रखने चाहिए। दोस्तों, जब से हमने ये चैनल शुरू किया है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें यहीं पे आए हैं कि पोर्टफोलियो में कितने शेयर खरीदें। दोस्तों, इसका वैसे तो कोई भी रूल नहीं है। आप 100 कंपनी के पोर्टफोलियो से भी अच्छा काम कर सकते हैं और आप 2 कंपनी के पोर्टफोलियो में भी बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है इसका कोई रूल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपना विवेक लगा के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पर दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा क्या ओपिनियन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले तकरीबन 10 सालों में जो हमने सीखा है और किस प्रकार से पोर्टफोलियो अच्छा ऑप्टिमल रिटर्न बना के दे सकता है, वो आज के वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तो आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेगी। और अगर आपको भी कोई ऐसे दूसरे क्वेश्चन हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपके भी जो इशू रहेंगे उस पर भी हम आने वाले समय के अंदर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए आए हैं, आपके पास मार्केट का कोई भी अनुभव नहीं है, तो दोस्तों अनुभव एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरे कुछ चैनल बात करते हैं 3 4 5 शेयर खरीद लीजिए। दोस्तों, वहाँ पे अनुभव एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आप प्रशांत जैन हैं या कोई दूसरा बड़ा फंड मैनेजर हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, आप हैंडल कर सकते हैं 3 4 शेयर। आपने 30 साल मार्केट में गुजारे हैं, तो आप उतना वॉल्टिलिटी समझते हैं, मार्केट की साइकिल आप समझते हैं। बट अगर आप पहले पहले आए हैं मार्केट में, आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है, मार्केट में कैसे बड़े बड़े साइकिल चलते हैं उसका आपके पास कोई बड़ा अनुभव नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बहुत ही रिस्की हो सकता है। अगर आपके पास बहुत ही डीप नॉलेज है, मे बी आप उस कंपनी के सीएफओ हो या और कोई आपका पोजीशन हो कंपनी के अंदर, कंपनी का अप टू डाउन आपको सब पता है, तब आप कंपनी में बड़ा पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज कितनी भी अच्छी कंपनी हो, डाइवर्सिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो अनुभव एक बहुत बड़ा मायने रखेगा पोर्टफोलियो बनाने में। और दूसरा है टाइम फ्रेम। दोस्तों, जितना आपका लंबा टाइम फ्रेम उतना आप छोटा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दोस्तों, जो पुराने इन्वेस्टर हैं जानते हैं आईटीसी तकरीबन 2015 से लेके 2020 के बीच में जीरो रिटर्न दिया था। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बेहतरीन कंपनियों में नाम आता है आईटीसी का, डिविडेंड देने वाली सबसे बेहतरीन कंपनी। और उसने 5 साल जीरो रिटर्न दिया। कई मेम्स बने 2020 के साल में, और 2021 में आईटीसी ने एक साल में ही सारे के सारे लार्ज कैप स्पेस को आउट परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया टाइम फ्रेम यहाँ पे मायने रखता है। आपने सबसे बेस्ट कंपनी भी खरीद ली तो भी वो 2 3 सालों के लिए बड़े जेस्टेशन पीरियड में जा सकती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, नाम मैं बता देता हूँ, टाटा एलेक्स, जो जानते भी हैं, हमारे पुराने अगर आप देखें मेंबर हैं। टाटा एलेक्सी हमारे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। 2015 से 2020 के बीच में इस कंपनी में हमने कंटिन्यूसली निवेश किया है और उस समय पे जीरो रिटर्न मिला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपका टाइम फ्रेम ही 2 साल का है, तो आप 3 4 शेयर खरीदेंगे और वो 2 3 साल के लिए परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए टाइम फ्रेम और अनुभव ये आपका क्या है वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप नए आए हैं, आपका टाइम फ्रेम भी बहुत बड़ा नहीं है, 3 4 साल का आपका टाइम फ्रेम है, या आपको निश्चित नहीं है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपको नहीं पता है कि 2 साल के बाद आपके पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो आप शुरू कीजिए 15 से 17 कंपनियों के साथ। दोस्तों, ये पर्सनल ओपिनियन है, आप 20 पे भी जा सकते हैं, 25 पे भी जा सकते हैं। अगर आप हैंडल कर सकते हैं वॉलेटिलिटी, तो आप 12 13 कंपनियां भी रख सकते हैं, बट एटलीस्ट आप 10 से ज़्यादा रखिए। सिंगल कंपनी में 10% अलोकेशन देना थोड़ा बहुत नए इन्वेस्टर के लिए मुश्किल होता है। अगर वहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही बड़ा वो इम्पैक्ट लाएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 8 10 कंपनियों का है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी में 10% का अलोकेशन जाएगा,
तो वहाँ पे फिर वॉलेटिलिटी के कारण आपके पोर्टफोलियो में बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो 15 से 17 ये हमारा ओपिनियन है। अब इस 15 से 17 के अंदर क्या क्या ऐड करना है ये भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के बिजनेस समझ में आते हैं। अगर आप ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर हैं आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको आईटी इंडस्ट्री का बड़ा अनुभव है। हम भी आईटी में काम कर चुके हैं तो हमारे पास भी आईटी का अच्छा खासा नॉलेज है। तो हमारे पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा आईटी सेगमेंट से है और जब मार्केट खराब होता है तो सबसे पहले आईटी कंपनियां ही हमें दिखती है। तो आईटी कंपनियां हैं जो आपको समझ में आती है या कोई और स्पेस में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे स्पेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे अगर आप देखें कंपनियां लिस्टेड है बट वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे निवेश करना है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो 17 कंपनियों का कैसे बना है, 15 से 17, 3 लार्ज कैप कंपनियां खरीदें। जनरली हम हमारे क्लाइंट को, सभी हमारे व्यूअर को देते हैं बैंक में सबसे बड़ा है वो बेहतर है। तो बैंकिंग सेक्टर में बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां हैं, उनमें से आप एक या दो बैंक की कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भारत की दिग्गज आईटी कंपनियां भी अवेलेबल है, 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबको पता है कि वो कौन सी कंपनियां, उसमें से आप एक कंपनी सिलेक्ट कीजिए। और फिर एफएमसीजी, ये भी भारत का एक बहुत बड़ा स्पेस है, एफएमसीजी ले लीजिए या एफएमईजी ले लीजिए। इसके रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनियां हैं इवेंचुअली, उनमें से आप एक कंपनी या फिर आप दो कंपनी सिलेक्ट कीजिए। मार्केट लीडिंग कंपनी होनी चाहिए जिनके पास अच्छा खासा प्राइसिंग पावर हो। तो ये 3 लार्ज कैप स्पेस है जहां से आपको कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए। चाहिए तो आप एक और कंपनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 3 कंपनियां जो लार्ज कैप में आप सिलेक्ट करेंगे वो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाएगी। ग्रोथ देने वाली कंपनियां सिलेक्ट करनी है, ऐसी कंपनियां सिलेक्ट नहीं करनी है जो सिर्फ डिविडेंड ही देती है। जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि पीएसयू लार्ज कैप कंपनी आप अवॉइड कीजिए, बट अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिड कैप स्पेस से 5 कंपनियां आपको सिलेक्ट करनी है। नंबर 1 या नंबर 2 होनी चाहिए अपने स्पेस की। कई सारी मिड कैप कंपनियां अपने स्पेस की मार्केट लीडिंग कंपनियां हैं, तो उनमें से आप 5 कंपनियां सिलेक्ट कीजिए। हमारे चैनल पे भी आपको कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे मिड कैप के। हमारा स्टॉक एसआईपी का पूरा सीरीज है, हमने जहाँ पे यही फोकस किया है कि अच्छी मार्केट लीडिंग कंपनियां मिड कैप से और स्मॉल कैप से आपके लिए लाई जाए। तो वो सारे वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 5 मिड कैप कंपनियां हमें सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्मॉल कैप स्पेस, दोस्तों यहाँ पे भी कई ऐसी कंपनियां होगी जो अपने सेगमेंट की मार्केट लीडिंग कंपनियां होगी। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सजेशन नहीं है। सीडीएसएल, दोस्तों सीडीएसएल स्मॉल कैप कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी भी है और एक ग्रोइंग बिजनेस है। भारत में अभी भी इक्विटी मार्केट में निवेश करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, तो ये आगे हर साल बढ़ने वाली है। और सीडीएसएल एक ऐसे बिजनेस में काम करता है जहाँ पे उनको बड़ा कैपेक्स भी नहीं करना है और दूसरे भी मल्टीपल वर्टिकल में इनके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये एक छोटी कंपनी, अपने सेगमेंट की मार्केट लीडिंग कंपनी, और इसको इजीली कोई कंपटीशन नहीं दे सकता है। बहुत ही रेगुलेटेड स्पेस है, 2 ही डिपॉजिटरी अवेलेबल है, नया डिपॉजिटरी आना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी स्मॉल कैप कंपनियां का आपको बास्केट बनाना है। 5 कंपनियां जो अपने सेगमेंट की या तो मार्केट लीडिंग कंपनी हो या कोई ऐसे नीश एरिया में काम करी हो जहां पे एंट्री बैरियर बहुत ही ज़्यादा हो। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, फिर से रिकमेंडेशन नहीं है, पोशाक लिमिटेड, एक छोटी सी केमिकल कंपनी है। पोशाक फॉस्जीन गैस बनाने में काम करती है। फॉस्जीन गैस एक ऐसा गैस है, बहुत ही टॉक्सिक गैस होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट किसी को भी इजीली अप्रूवल नहीं देता है। कुछ ही कंपनियों के पास ये अप्रूवल है और उसमें पोशाक अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस गैस का, वहाँ पे बड़ा मार्जिन भी मिलता है। तो इस प्रकार से आपको स्मॉल कैप में कंपनियाँ आइडेंटिफाई करनी है और कई सारे हमारे वीडियो भी अवेलेबल हैं स्मॉल कैप पे, उसमें से आप अपने समझ में आए वैसा 5 स्मॉल कैप सिलेक्ट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको रिस्क लेना है, फिर से बोलूँगा, अगर आपको रिस्क लेना है और आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं 5 साल से ऊपर के टाइम फ्रेम के लिए, तो फिर आप 2-4 माइक्रो कैप कंपनियां सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है, कंपनियों के प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा होना चाहिए। अगर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। लो डेट या नो डेट वाली कंपनियां होनी चाहिए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो माइक्रो कैप पे बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जनरली इनको लैंडिंग रेट ज़्यादा ही होते हैं इनके, और रेट बढ़ेगा तो इनके बैलेंस शीट पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो लो डेट वाली अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा बिजनेस सेगमेंट में काम करने वाली माइक्रो कैप कंपनियां सिलेक्ट कीजिए। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहां पे ये कंपनी काम कर रही हो, अच्छा काम भी कर रही हो, और जहां पे मार्केट का जो एड्रेसेबल मार्केट है उसमें पोटेंशियल बहुत ही बड़ा हो। ये कुछ मिक्सचर होंगे एक साथ, तभी आपको उस माइक्रो कैप कंपनी को सिलेक्ट करना है।
कई सारे माइक्रो कैप पे हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो वो सारे वीडियो भी आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ओपिनियन कि कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। 3 लार्ज कैप, 5 मिड कैप, 5 स्मॉल कैप और 2 से 4 आपके माइक्रो कैप। दोस्तों कुछ यहाँ पे बातें ध्यान में रखनी है हर एक सेगमेंट के लिए, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या माइक्रो कैप हो। मार्केट में निवेश करने से पहले आपको देखना है उस कंपनी के लिए एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है। बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है और वहाँ पे भी वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। धीरे धीरे लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक में ही आपको निवेश करना है। तो एड्रेसेबल मार्केट हो गया। स्मॉल कैप में भी बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट हमने चर्चा की। CDSL बहुत बड़ा अभी भी अपॉर्चुनिटी है एड्रेसेबल मार्केट की, और कंपनी दूसरे भी वर्टिकल में जा सकती है, जैसे कि एकेडमिक रिकॉर्ड को भी डिमेटेरियलाइज करने की बातें हो रही है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर को भी अगर आप देखें ऑनलाइन आने की बातें हो रही है। रियल एस्टेट को भी अगर आप देखें तो डिजिटल मोड में लाने की बातें हो रही है। जितने भी डॉक्यूमेंट है तो उसको भी CDSL कर सकता है। तो ये एक पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट हो गया। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है और उस स्पेस के अंदर कंपनी का खुद का मार्केट एज ऑफ नाउ कितना है, कि अगर एड्रेसेबल मार्केट कैप है आपका 25,000 करोड़ का और वहाँ पे कंपनी ही खुद 20,000 करोड़ का सेल्स करती है, तो वहाँ पे फिर कंपनी के लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। नए कंपटीटर आएंगे और वो वहाँ पे कंपनी को compete करेंगे और कंपनी का मार्केट शेयर खाएंगे। बट अगर कंपनी का खुद का मार्केट शेयर 10% है, 15% है, तो कंपनी वहाँ पे अपना मार्केट शेयर ऐड करके अपनी ग्रोथ में इजाफा ला सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों फिर से हमने जैसे बताया कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो तभी बनाना है जब आपके पास इतना अनुभव आ जाए। आइडियली कैसे आपको काम करना है, शुरू कीजिए 15 से 17 कंपनियों के साथ। उसके बाद हर साल जैसे जैसे आप मार्केट में आगे बढ़ेंगे, आपका साल दर साल आपके अनुभव में एक एक साल ऐड होगा। जैसे आपके अनुभव में एक साल ऐड हो, वैसे आप अपने पोर्टफोलियो से एक शेयर निकाल सकते हैं जहां पे आपका कन्वेक्शन बहुत ही कम हो। और इस प्रकार से आप 7-8 साल काम करेंगे तो इवेंचुअली आपका पोर्टफोलियो 8-9-10 कंपनी का हो जाएगा। 8-9-10 कंपनियां ये एक आइडियल मिक्स है। 3-4 कंपनियां हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे हमारे क्लाइंट को। कितना भी कंपनी अच्छी हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंपनी के बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कल ही के वीडियो में हमने रिस्क के बारे में चर्चा की हुई है। आपकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी पोर्ट चलाने वाली कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी है, बट अगर सुनामी आ गई, पोर्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े रिस्क कंपनियों पे होते हैं जो कंपनी भी नहीं देख पाती है। तो आप कैसे देख पाएंगे? तो इस रिस्क को ही मिटिगेट करने के लिए आपको 8-10 कंपनियां रखनी है, ताकि मे बी खुदा ना खासा एक ऐसी कंपनी पे ऐसा कोई आपत्ति आ जाए और वहाँ पे अगर आपने 30% अलोकेशन सिंगल शेयर में दे दिया है तो आपके तो सालों की मेहनत एक साथ ही निकल गई। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बहुत ही रिस्की होता है। अगर आप कंपनी के मालिक हैं तभी आपकी सारी वेल्थ एक कंपनी में हो सकती है, अदरवाइज आपके पास एटलीस्ट 10 शेयर का पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो ही आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में ऑप्टिमम वेल्थ क्रिएशन, रिस्क समझ के वेल्थ क्रिएशन आप रिटर्न बना सकते हैं। 3-4 कंपनी में रिटर्न बन सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, पर वहाँ पे फिर थोड़ा बहुत आप लक प्ले कर रहे हैं कि कंपनियाँ 3-4 में आपने निवेश किया और आपका लक भी चल गया और वो कंपनियाँ 50 गुना 40 गुना हो गई। तो आप वहाँ पे आके यूट्यूब पे आके बोल सकते हैं देखो मैंने 3 कंपनी में निवेश किया और वो कंपनियाँ चल गई। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे उनके सक्सेस स्टोरी मार्केट में आते हैं, उनके फेलियर नहीं आते हैं। राकेश झुंझुनवाला जो हमारे साथ नहीं रहे, उन्होंने भी कई सारी कंपनी में निवेश किया। टाइटन के बारे में सब चर्चा करते हैं, दूसरी भी कई सारी कंपनी में उन्होंने निवेश किया और वहाँ पे उनको लॉस भी हुआ, बट उनकी एक कंपनी ने उनके लिए सब कुछ काम किया। तो उनको भी नहीं पता होगा 20 साल पहले कि टाइटन वो काम करके दिखाएगी, इसलिए उन्होंने दूसरी कंपनी में निवेश किया। तो इस प्रकार से आपको अपना रिस्क भी समझना जरूरी है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कीजिए। जहां पे आपका कन्वेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है वहां पे अपना पोजीशन आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं, बट डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहेगा तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा रहेगा। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा वीडियो, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ तक आके अगर आपने इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।